Good morning, students. In our last class, we have discussed the uses of acids, right? Now, today, we are going to start with our next topic, that is basic substances और bases. हमने डिटेल में स्टडी किया था कि एसिड्स क्या होते हैं, उनके यूजेस, उनकी प्रॉपर्टीज़. अब हम लोग डिस्कस करेंगे द सेकेंड, दैट इज़ बेसिस, राइट? The substance which react with acid to form salt and water as only products are called as bases. मतलब वो सब्सटेंस जिनको हम जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमको रिजल्ट में क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर, राइट? उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? बेसेस. ऑल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसेस. जितने भी मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? बेसेस बोलते हैं. मतलब अगर किसी भी मेटल के आगे ऑक्साइड हम लगा दें तो उससे हमको क्या मिल जाएगा? बेसेस, राइट? फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, राइट? तो किसी भी मेटल के आगे अगर हम ऑक्साइड लगा देते हैं या हाइड्रोक्साइड लगा देते हैं तो वो क्या होता है? बेसिकली बेस बन जाता है, राइट? द कॉमन बेसिस एंड देयर फॉर्मूला आर एज फॉलोज. इस टेबल में आपको कुछ कॉमन बेसिस दे रखे हैं, है ना, और उनके फॉर्मूला भी दे रखे हैं. फर्स्ट वन इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg और ऑक्साइड के लिए हम लिखते हैं O, राइट? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया MgO. इसमें ये जो M है वो कैपिटल आएगा और O भी कैपिटल आएगा, ओके? देन सोडियम ऑक्साइड Na2O, कॉपर ऑक्साइड CuO, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2. तो हमने अभी क्या पढ़ा कि अगर किसी भी मेटल के आगे हम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड लगा दें तो वो बेस बन जाते हैं. एंड इस टेबल में आपको ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है, राइट? नाउ टाइप्स ऑफ बेसिस. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेसिस आर देयर दैट वी आर गोइंग टू सी. जैसे हमने पढ़ा कि एसिड भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं. वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट? नेचुरली अकरिंग एसिड, केमिकल एसिड्स. तो वैसे ही अब हम पढ़ेंगे कि बेसिस के क्या टाइप्स होते हैं, ओके? सो सम कॉमन टाइप्स ऑफ बेसिस आर एज फॉलोज. फर्स्ट वन इज़ अल्कली. सबसे पहला जो इसका टाइप है दो अल्कली होता है. तो ऑल बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एज अल्कली. जितने भी बेसिस वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, सॉल्यूबल मतलब पूरी तरह से घुल जाना, है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने वाटर में सॉल्ट डाला और अगर हम उसको स्टर करेंगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? जो सॉल्ट है वो वाटर में पूरी तरह से घुल जाएगा. इसका मतलब सॉल्यूबल, है ना? इसका मतलब जो सॉल्ट है वो वाटर में सॉल्यूबल है. तो सॉल्यूबल मतलब पूरी तरह से घुल जाना. तो जितने भी बेसिस वाटर में पूरी तरह से घुल जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अल्कलीज, ओके? द कॉमन अल्कलीज एंड देयर फॉर्मूला आर एज फॉलोज. और कुछ कॉमन अल्कलीज आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, राइट? इन सब के फॉर्मूले भी आपको लर्न करने हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा CaOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का NH4OH, राइट? So you have to learn the name of all these base alkalis with their formulas, okay? Now the next type of base is strong bases. जैसे हमने strong acids पढ़े थे वैसे ही अब हम पढ़ेंगे strong base क्या होते हैं. The oxides and hydroxides of sodium and potassium are strong bases. तो सोडियम और पोटेशियम के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होंगे, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. एग्जाम्पल NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग बेसिस, ओके? इसका मतलब सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग
बेसिस, राइट। नाउ यहाँ पर थर्ड टाइप के बेसिस आपको दिए हैं, दैट आर वीक बेसिस। द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स बिसाइड्स सोडियम एंड पोटेशियम, मतलब सोडियम और पोटेशियम के अलावा जितने भी मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं वो सब कैसे होंगे, वीक बेसिस। मतलब अगर हमने सोडियम और पोटेशियम का ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड लिया है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस, और इसके अलावा अगर हमने किसी भी अदर मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड लिया है तो दैट इज़ वीक बेस, राइट। दे आर स्पिरिंगली सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये जो बेसिस होंगे वो वाटर में सॉल्युबल या तो थोड़े ही हो पाएंगे, पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं हो पाएंगे, या फिर इनसॉल्युबल, कंप्लीटली इनसॉल्युबल रहेंगे, राइट, मतलब बिल्कुल भी नहीं घुल पाएंगे। द एग्जाम्पल्स ऑफ वीक बेसिस आर कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, हमने देखा यहाँ पे सोडियम पोटेशियम नहीं है बल्कि क्या है, कॉपर। इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल हो गया, वीक बेस का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CuOH होल ट्वाइस, राइट। एंड जिंक हाइड्रो ऑक्साइड, जिंक के लिए होता है Zn, और हाइड्रो ऑक्साइड के लिए हम लिखते हैं OH2, राइट, विच इज़ अ वीक बेस। और ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है वीक बेस का। तो हम सिंपल, हमने 3 टाइप के बेसिस पढ़े, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, एंड द फर्स्ट वन वॉज अल्कलीज, राइट। सो अल्कलीज क्या होती हैं, जो पानी में सॉल्युबल होते हैं उन बेसिस को हम बोलते हैं अल्कली। देन हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस मतलब सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस। देन हमने पढ़ा वीक बेसिस, वीक बेसिस मतलब सोडियम और पोटेशियम के अलावा अगर हम किसी भी दूसरे मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड्स या ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं तो उस बेसिस को हम क्या बोलेंगे, वीक बेसिस, ओके। सो आई होप ऑल द 3 काइंड्स ऑफ बेसिस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ our next topic is some important uses of bases are as follows। इस टेबल में आपको कुछ बेसिस दिए हैं और उनके uses दिए हैं, ओके। सो वी विल गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। फर्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, या इसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, ओके। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इज यूजेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, सोप मतलब साबुन। साबुन बनाने के लिए क्या काम में आता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि सोप वाटर जो होता है, साबुन का पानी जो होता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो अब हमको पता चला कि वो बेस क्यों होता है, क्योंकि उसमें सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से बना होता है, राइट। कॉमनली यूज एज लेबोरेटरी रीएजेंट, मतलब जो लेबोरेटरीज होती हैं, केमिस्ट्री लैब्स जो होती हैं उसमें भी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो यूज़ में आता है। देन यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर लाइक रेयॉन, आपको पता है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स, राइट। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल रेयॉन, तो रेयॉन बनाने के लिए भी क्या काम में आता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ओके। नाउ द सेकेंड वन इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड किस यूज़ में आता है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एंड सीमेंट। कैल्शियम ऑक्साइड किस लिए काम में आता है, ग्लास और सीमेंट बनाने के। देन यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ सॉइल, सॉइल में अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें क्विक लाइम मिला देते हैं। और यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट, अगर हमको चीज़ों को ड्राई करना है तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड, ओके। द थर्ड वन इज मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ओके। तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, यहाँ पर 2 बार कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड दिया हुआ है और इन दोनों के यूजेस साथ में दिए हैं, ओके। सो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड दोनों का क्या यूज़ है वो समझते हैं। Both these bases are used as antacid to neutralize the acidity in stomach। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों का यूज़ क्या है, अगर हमको एसिडिटी हो जाती है तो हम एज एन एंटी एसिड्स इनको यूज़ करते हैं। मतलब अगर किसी को एसिडिटी हो गई है तो
डॉक्टर्स हमको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेने का सजेशन देते हैं। ओके, क्योंकि वो स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट, द वाटर सॉल्यूशन नोन एज लाइम वाटर इज कॉमनली यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट। और अगर हम इन बेसिस को पानी में मिला लें, जिसको कि हम बोलते हैं लाइम वाटर, तो लाइम वाटर का यूज़ हम किस में करते हैं? लैब में भी यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री लैब्स में। देन यूज़ टू मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो बनाने के काम में भी आता है इन बेसिस का। द नेक्स्ट वन इज़ द मिल्क ऑफ लाइम इज़ यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। जो हमारे घरों में वाइट वॉशिंग होती है उसके लिए भी जो मिल्क ऑफ लाइम है वो यूज़ में आता है। मिल्क ऑफ लाइम जो है वो भी इन्हीं बेसिस से बनाया जाता है। ओके, तो ये कुछ यूजेस होते हैं बेसिस के। यू हैव टू रीड ऑल द यूजेस ऑफ दीज बेसिस। ओके, नाउ टेस्टिंग फॉर अ बेसिक सब्सटेंस। हमको कैसे पता चलेगा कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है? तो वो पता करने के लिए, टू टेस्ट इफ़ अ गिवन सब्सटेंस इज़ बेसिक और नॉट, परफॉर्म द फॉलोइंग टेस्ट। अगर हमको ये पता करना है कि कोई सब्सटेंस बेसिक है या नहीं है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये कुछ टेस्ट हैं वो लगाने पड़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ विथ लिटमस सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमको पता है कि लिटमस एक इंडिकेटर होता है, तो लिटमस की हेल्प से हम इजीली पता लगा सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो टू अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस और इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, add a few drop of red litmus. If the color of litmus turns blue, the given substance is a base. इसका मतलब अगर हम किसी सॉल्यूशन को चेक करना चाह रहे हैं और उस सॉल्यूशन, अगर हम उसमें थोड़ा सा लिटमस मिलाएंगे, कौन सा लिटमस? रेड लिटमस अगर हम उसमें मिलाएंगे और अगर वो सब्सटेंस बेस हुआ तो वो रेड लिटमस का कलर चेंज हो जाएगा और वो रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू लिटमस में। इसका मतलब जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका मतलब अगर सब्सटेंस बेस है तो जो रेड लिटमस है वो ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हुआ तो हम समझ जाएंगे कि वो सॉल्यूशन या वो सब्सटेंस क्या है? बेस है। ओके, नेक्स्ट हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टर्मेरिक। टर्मेरिक मतलब हल्दी है ना, हमने चैप्टर की बिगनिंग में पढ़ा था कि टर्मेरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है और इसकी हेल्प से भी हम पता लगा सकते हैं कि कोई सब्सटेंस बेस है या नहीं। कैसे पता लगा सकते हैं? टू अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस और इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, एड अ पिंच ऑफ टर्मेरिक पाउडर। इफ द कलर चेंजेस टू रेड, द गिवन सब्सटेंस इज अ बेस। है ना, वी नो दैट जो हल्दी है वो नेचुरली येलो कलर की रहती है, राइट? लेकिन अगर हम टर्मेरिक पाउडर को, मतलब हल्दी के पाउडर को एक बेस के सॉल्यूशन पे मिला दें तो क्या होगा? जो हल्दी का कलर है वो कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमने किसी सॉल्यूशन पे हल्दी डाली और वो रेड हो गई तो इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा है? बेसिक सॉल्यूशन है, राइट? इसका मतलब हमारे सॉल्यूशन में बेस है। इसका आप एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम सोप सॉल्यूशन में, है ना, सोप सॉल्यूशन हमारे घर में अगर हम बना के उस पर थोड़ा हल्दी डालेंगे तो जो हल्दी है वो रेड कलर की हो जाएगी, राइट? और इसका मतलब क्या कि जो सोप सॉल्यूशन है वो भी कैसा होता है? बेसिक होता है नेचर में, मतलब उसमें भी बेस होता है, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन इज विथ फिनॉल्फेथिलीन। फिनॉल्फेथिलीन आपको पता है केमिकल इंडिकेटर होता है जिसकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। सो द फिनॉल्फेथिलीन to a small quantity of a given substance or its solution in water, add 2 or 3 drops of phenolphthalein. If the color turns pink, the given substance is a base, right? इसका मतलब अगर हम किसी गिवन सब्सटेंस में 2-3 ड्रॉप्स ऑफ फिनॉल्फेथिलीन डालें और फिनॉल्फेथिलीन का कलर अगर पिंक हो गया तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि जो हमारा सब्सटेंस है वो कैसा है? बेस है, राइट?
तो इसका मतलब फिनोल्फेथिलीन को जब हम फिनोल्फेथिलीन को अगर हम बेस में डालते हैं तो वो कौन से कलर का हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या नहीं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और इंडिकेटर है, दैट इज़ द मिथाइल ऑरेंज। बेसिस हैव नो इफेक्ट ऑन द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज। अगर हमने किसी बेसिक सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज डाला है तो जो मिथाइल ऑरेंज है उसका कलर चेंज नहीं होगा, और जब उसका कलर चेंज नहीं होगा तो हम पता लगा लेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? बेसिक सॉल्यूशन है। और अगर जो सॉल्यूशन वो एसिडिक हुआ तो मिथाइल ऑरेंज का कलर कौन सा हो जाता है? रेड हो जाता है, राइट। तो अगर रेड हो गया तो एसिड, और अगर कोई भी चेंज नहीं हुआ तो बेसिक। तो इस तरीके से हम लिटमस की हेल्प से, टर्मेरिक की हेल्प से, फिनोल्फेथिलीन की हेल्प से और मिथाइल ऑरेंज की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन बेसिक है या नहीं, राइट। Now, the next topic that we are going to study is properties of bases. Okay, what are the properties of bases that we will see now? First one is bases have a silky soapy feel. अगर हम bases को टच करें तो उसमें थोड़ा सा ऐसा सिल्की फील आता है, राइट। मतलब थोड़े से स्मूथ से होते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोप सॉल्यूशन भी है तो वो भी क्या होता है? थोड़ा सा स्मूथ सा, सिल्की सा, राइट। तो ये जनरली बेसिस की प्रॉपर्टी होती है। द सेकेंड वन इज बेसिस हैव अ बिटर टेस्ट। बिटर मतलब कड़वा। जो बेसिस हैं उनका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है। बेसिस अफेक्ट इंडिकेटर्स। ऑब्वियस ही बात है कि जो बेसिस हैं वो इंडिकेटर्स को अफेक्ट करते हैं। मतलब अगर हमने उनमें इंडिकेटर्स मिलाए हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज डेफिनेटली होगा। बेसिस आर कोरोसिव और दे कॉज बर्न्स। बेसिस जो होते हैं वो बहुत डेंजरस भी हो सकते हैं और उनके कारण हमारी स्किन जल भी सकती है। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेसिस की दैट वी हैव स्टडीड। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूट्रल सब्सटेंसेस। हमने एसिड्स भी पढ़ लिए और बेसिस भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। मतलब जो चीज़ें ना तो एसिड हैं ना बेस हैं, वो चीज़ें क्या हैं? न्यूट्रल। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो प्योर वाटर होता है उसको हम न्यूट्रल मानते हैं, और दूसरा जो हमारे कॉमन सॉल्ट्स होते हैं उनको हम न्यूट्रल मानते हैं, राइट। सो देयर आर सब्सटेंसेस विच हैव नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक नोन एज न्यूट्रल सब्सटेंसेस, राइट। मतलब जो ना तो एसिडिक हो ना बेसिक हो उनको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल सब्सटेंसेस। इन द अदर वर्ड्स, द सब्सटेंसेस विच डू नॉट ब्रिंग अबाउट एनी चेंज इन द कलर ऑफ कॉमन इंडिकेटर्स आर कॉल्ड एज न्यूट्रल सब्सटेंसेस। इसका मतलब अगर हम इंडिकेटर्स में न्यूट्रल सब्सटेंसेस को डालते हैं तो इससे इंडिकेटर्स पे कोई भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या? कि जो कि हम इंडिकेटर्स की हेल्प से न्यूट्रल सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिकेटर्स में न्यूट्रल सब्सटेंसेस मिलाने से कोई भी चेंज नहीं होता है, राइट। वाटर, अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, केरोसिन एटसेट्रा आर न्यूट्रल लिक्विड्स। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि जो वाटर है वो तो न्यूट्रल लिक्विड होता ही है, लेकिन उसके अलावा अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, केरोसिन, इन सबको भी हम क्या मानते हैं? न्यूट्रल लिक्विड। क्यों? क्योंकि ना तो इनमें एसिड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना ही बेसिस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, राइट। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन एटसेट्रा आर नेचुरल न्यूट्रल गैसेस। और ये सब क्या हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, ये सब क्या हैं? न्यूट्रल गैसेस हैं। कॉमन सॉल्ट, शुगर, लाइमस्टोन आर न्यूट्रल सॉलिड्स। और जो कॉमन सॉल्ट मतलब जो हम नमक खाते हैं घरों में, NaCl, सोडियम क्लोराइड, है ना। जो शुगर खाते हैं हम, वो लाइमस्टोन, ये सब क्या है? न्यूट्रल सॉलिड्स। तो न्यूट्रल लिक्विड कौन कौन से? वाटर, अल्कोहल, ईथर, केरोसिन एटसेट्रा। न्यूट्रल गैसेस कौन सी? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। और न्यूट्रल सॉलिड कौन से?
कॉमन सॉल्ट, शुगर, लाइमस्टोन एटसेट्रा, राइट। सो हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस जो ना तो एसिड की प्रॉपर्टी को शो करें ना बेस की प्रॉपर्टी को शो करें, उनको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल सब्सटेंसेस। और न्यूट्रल सब्सटेंसेस को इंडिकेटर की हेल्प से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हमने एग्जांपल पढ़े न्यूट्रल सॉलिड का, न्यूट्रल लिक्विड का और न्यूट्रल गैसेस का, राइट। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल नाउ. Now the last topic of this chapter is use of pH paper for testing acidic, basic और neutral nature of a substance. हमने पढ़ा कि इंडिकेटर्स की हेल्प से तो हम पता लगा ही सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन इसके अलावा एक और तरीका होता है जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, राइट। Indicators such as litmus, phenolphthalein, methyl orange, etc. can be used to find out if any substance या solution or liquid is acidic or basic, right? These indicators cannot differentiate between the degree of acidic or basic strength. हम ये तो पता लगा सकते हैं कि कोई substance acidic है या basic है, लेकिन हम ये नहीं लगा सकते हैं कि कोई सब्सटेंस कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा बेसिक है। हमने पढ़ा है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस। तो हम ये नहीं पता लगा सकते इंडिकेटर की हेल्प से कि कोई सब्सटेंस वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है। तो उसको पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने एक स्केल बनाई और उस स्केल को क्या बोला गया, पीएच स्केल, राइट। So we can compare the degree of acidic or basic strength of solution with the help of parameter called pH. हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई सब्सटेंस कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा बेसिक है, किसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं, इस pH स्केल की हेल्प से, राइट। अब ये pH स्केल क्या होता है, कैसे काम करता है, वो समझते हैं, ओके। The term pH is derived from the French word पुसैन डिहाइड्रोजन मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये जो पीएच वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है पुसैन डिहाइड्रोजन, जिसका मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, राइट। इसका मतलब इन एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में अगर हम किसी भी सब्सटेंस को मिला देते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। द पीएच स्केल रन्स फ्रॉम 0 to 14। और ये जो पीएच स्केल होता है वो कहाँ से होता है, 0 से 14 तक होता है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये पीएच स्केल है और इसकी वैल्यू 0 से लेकर 14 तक लाई करती है, ओके। एट 298 केल्विन, 298 केल्विन इसलिए लिया क्योंकि वो उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर मानते हैं, राइट। तो एट 298 केल्विन द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7.0। अगर हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 7.0। मतलब हमने टेस्ट किया इस स्केल पर और किसी सॉल्यूशन की वैल्यू आ रही है 7। तो जब किसी सॉल्यूशन की वैल्यू 7 आ रही है इसका मतलब हमारा सब्सटेंस कैसा है, न्यूट्रल है। देन ऑल सॉल्यूशन विच हैव pH बिलो 7.0 एट 298 केल्विन आर एसिडिक। और हर वो सॉल्यूशन जिसका pH 7 से कम आ रहा है वो क्या होंगे, एसिड्स होंगे, राइट। द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग pH। और जैसे जैसे pH की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे सब्सटेंस की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती जाएगी, राइट। इसका मतलब अगर किसी सब्सटेंस की वैल्यू 3.0 है, किसी सब्सटेंस का pH 3.0 है तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा एज़ कम्पेयर टू अगर किसी सब्सटेंस का pH 4 है। तो मतलब आप अगर इसको हम टेबल की हेल्प से समझें तो जैसे जैसे यहाँ पे वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब अगर किसी का 6 pH है तो वो वीक एसिड, 5 है तो उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, 4 है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अगर 0 है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब जैसे जैसे 7 से कम अगर किसी भी सब्सटेंस का pH वैल्यू है तो वो एसिडिक होगा और जैसे जैसे वैल्यू कम होती जाएगी वैसे वैसे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, राइट। Similarly, the third point is all the solutions which have pH above 7.0 at 298 Kelvin are basic. जैसे जैसे वैल्यू 7 से बढ़ती जाएगी
वैसे वैसे किसी भी सब्सटेंस का बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा, राइट। मतलब अगर वैल्यू 7 से कम तो एसिडिक, अगर वैल्यू एग्जैक्ट 7 तो न्यूट्रल, और अगर वैल्यू 7 से ज़्यादा तो बेसिक। और जैसे जैसे यहाँ पे वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। मतलब अगर किसी का पीएच वैल्यू 8 आ रही है तो वो वीक बेस हुआ, 9 आ रही है तो स्ट्रॉन्ग बेस, 10 है तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और 14 है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। तो इस तरह से हम कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है ये तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कितना ज़्यादा वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल, राइट। So our chapter is completed now. That's all for today's class, students. The further topics we will study in the next lectures. Thank you.